हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं जो है ये वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 3 वीडियो बना रहा हूँ और इस पार्ट 3 में काफ़ी चीज़ें मुझे डिस्कस करना है। तुम वीडियो में आगे देख ही लोगे कि मैंने किन की बातों को बताया है और किन बातों को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद मैं यही करूँगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 को समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं आ रहा है तो जाओ चैनल पर, उसके बाद में वीडियोज़ सेक्शन पर जाओ तो वहाँ पर जो वीडियोज़ पड़ी हुई है पार्ट 1 पार्ट 2 की, उसको देख के फिर पार्ट 3 देखना। और जब भी वीडियो देखो पूरे डिसिप्लिन के साथ देखो, कॉपी पेन हाथ में होना चाहिए, उसको लिखते हुए काम करना है। कोई डाउट कोई परेशानी होती है पूछना भी है। तो चलो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और मैं चलता हूँ, डायरेक्ट लिख कर दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने वर्क एनर्जी पावर के पहले वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया हुआ था और आज जो है हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ काइंड्स ऑफ एनर्जी के बारे में देखने जा रहे हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कभी कभी डिफ़ाइन करने के लिए या फिर शॉर्ट नोट्स में आ जाती हैं, तो उस टाइम पे हमें लिखना पड़ता है तो हम भूल जाते हैं। ये क्लास 8th 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये सब एनर्जी क्या है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि अगर एक भी डेफिनेशन याद हो जाती है, इसके अलावा जो बोल्ड चीज़ें लिखी हैं अगर ये याद हो जाती है तो किसी भी टाइप्स की जो एनर्जीज़ हैं इन सबको डिफ़ाइन करना आसान हो जाएगा। तो मैंने इस वाले बेसिस के हिसाब से मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था और मैंने बना रखा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो ध्यान सुनो। वैसे तो अभी आगे इसी पे हमें पूरी तरह से बात भी करनी है। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है और उसी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ऑन द अकाउंट ऑफ देयर पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन बोलो या फिर मोशन बोलो, यानी कि पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है और कॉन्फ़िगरेशन या फिर मोशन की वजह से क्या होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। दोनों का सम अप करते हैं देन वी विल गेट मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स इट। इसके बाद में क्या लिखा है, बी है हीट एनर्जी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज हीट एनर्जी। हियर इनविजिबल एनर्जी विच कॉज इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस कॉल्ड हीट एनर्जी। ये बहुत शुरुआत का चीज़ है। तो सेंसेशन ऑफ हॉटनेस जब कभी भी होती है तो उस टाइम पे हम कहते हैं हीट एनर्जी। लाइट एनर्जी का सेम फंडा है कि द एनर्जी विच कॉजेज इन अस द सेंसेशन ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड लाइट एनर्जी। सो लिखा है एनी ऑब्जेक्ट व्हेन हीटेड बियॉन्ड 1500 डिग्री सेंटीग्रेड इमिट्स लाइट एनर्जी। सही बात है, कोई भी बॉडी को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम उसको पहुँचा दें किसी न किसी के थ्रू, किसी न किसी हीट एनर्जी के सोर्स से, तो उस टाइम पर वो लाइट एमिट करने लगता है। इसके बाद आता है डी साउंड एनर्जी। 9th में पढ़ा, अभी 10th में पढ़ाना है साउंड के बारे में। तो लिखा है मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, जिससे हम सुन पाते, दैट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। फिर आती है मैग्नेटिक एनर्जी। क्लास 9 में पढ़ा था, अभी भी पढ़ना है हम लोगों को। द एनर्जी पोजेस्ड बाय द परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट, पढ़ा है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट, याद है ना। फिर लिखा इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात की उसको भी पढ़ाना ही है हमें। तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब कभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उनके अंदर में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड होती है और उसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। फिर आता है केमिकल एनर्जी। क्या है केमिकल एनर्जी? केमिकल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द एटम ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल हैं किसी कंपाउंड के, तो उसके अंदर भी अपनी खुद की एनर्जी होती है। याद करो, केमिकल रिएक्शन चैप्टर था एक क्लास 9th में, और केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने वहाँ पे शायद देखा था, है कि नहीं। तो वहाँ पे भी दिया हुआ है केमिकल एनर्जी के बारे में, तो वहाँ पे थोड़ा सा और डिफाइन किया गया है, लेकिन मैं यहाँ डेफिनेशन को ही समझना है। फिर लिखा है यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। देखो न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा सा नया है, इसको हम फिजिक्स के सबसे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि 1 ग्राम अगर यूरेनियम ले लिया जाए तो कितने टन ऑफ वाटर को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा देता है। सोचो कितना ज़्यादा अजीब है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में क्या है, इसमें लिखा है द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग द फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। सिंपल सी बात है, फ्यूजन और फ्यूजन ही होता है न्यूक्लियर प्रोसेस में। तो सीधी बात यह है कि जब इसको बढ़ाएंगे तब हमें फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में डिटेल में समझाएंगे। अभी बस इतना जान लो, फ्यूजन का मतलब होता है टू ब्रेक, फ्यूजन का मतलब होता है टू ऐड, बस सिंपल। ठीक है, इसके बाद में आते हैं जो मेन काम है हमारे पास में, वो है ये मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। इतनी ढेर सारी एनर्जी पढ़ा, लेकिन इतनी ढेर सारी एनर्जी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है या इस लेवल पे जो बताया गया वो है मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म समझ लेते हैं। इसके 2 ही तरह के फॉर्म ओवरऑल होता है, एक होता है काइनेटिक, होता है पोटेंशियल। तो लिखा क्या उसको पढ़ते हैं। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट, ध्यान देना, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। फिर लिखा है it is in 2 forms, kinetic and potential. The total mechanical energy of the body is equivalent to the sum of its kinetic energy and potential energy, जो कि मैं पहले ही बोला था। अब इसी दोनों बातों को हमें सीखना और समझना है, इसी दोनों के बेसिस में हमें क्वेश्चंस करने होंगे, इसी दोनों के बेसिस में हमें
न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। तो आप पहले समझते हैं काइनेटिक एनर्जीज को के से या फिर के डिनोट किया जा सकता है और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं और क्या है। ध्यान देना, व्हेन अ बॉडी डज वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी डज वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इट्स सेड टू हैव काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई बॉडी में अगर मोशन है, यानी कि ये पेन भी अगर यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहा है, इट मीन्स कि इसके अंदर में भी काइनेटिक है और अभी जो है रुक गया है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसी के बारे में थोड़ा बात करते हैं कितने टाइप्स की होती है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी डाल के रखा हुआ है, कभी कभी एग्जांपल पूछ लेता है। तो यहाँ लिखा है फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। 3 तरह के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स पाए जाते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, याद करो ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद आता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या खास बात है, द मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ। सिंपल, ट्रांसलेशन का मतलब भी होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। उसमें ट्रांसलेशन मोशन हुआ और जब मोशन करेगा इट मीन्स क्या लिखा था, अ बॉडी डज वर्क बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मतलब कि बॉडी अगर किसी स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव कर रही है, इसका मतलब उसके अंदर में ट्रांसलेशनल मोशन होगा। अगर उसके अंदर में मोशन है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में एक एनर्जी है जिसका नाम होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अ मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोएटॉमिक गैस हैव द ट्रांसलेशनल एनर्जी। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये क्या चीज़ है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में लिखा है व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, यू नो दैट। फिर लिखा है यहाँ पे द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू दिस मोशन इज कॉल्ड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि स्पिनिंग ऑफ व्हील, जैसे कि फिजेट स्पिनर ले लो, अ मूविंग सीलिंग फैन ले लो, ये सब के अंदर में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, डोंट फॉरगेट इट, ओके। फिर लिखा है थर्ड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज दैट। फिर लिखा है यहाँ पे व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, व्हाट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज नथिंग बट वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, द मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द वाइब्रेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड, क्योंकि मोशन कर रहा है, ड्यू टू दिस मोशन इज कॉल्ड द वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज गिटार, सितार, ड्रम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये सब फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वगैरह बताना। 3 है, याद रखो, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, दैट्स दैट विद एग्जांपल, ठीक है। अब इस चीज़ को जो हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला है, ये सभी तरह के जो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ एक फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, वो क्या है, हाफ mv², वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, या मूविंग बॉडी बोले ज़्यादा अच्छा है। तो वही यहाँ पे हमने डिफाइन किया, इसका एक डेरिवेशन भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ना ही मैंने उसको ऐड ऑन किया है, बल्कि मुझे यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना था और फॉर्मूला बताना था। इवन तुम्हारे बुक में जो है इसका डेरिवेशन ऑलरेडी गिवन है, अगर चाहती हो तो यू कैन सी दैट। उसके बाद लिखा है यहाँ पे इफ़ यू पुट p इक्वल टू mv, याद करो p इक्वल टू mv क्या होता है, दिस इज लीनियर मोमेंटम, है ना। P इज इक्वल टू mv इज द लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में काफ़ी अच्छा खासा संबंध है, काफ़ी अच्छा खासा रिलेशन है। और उस रिलेशन को कैसे बताएंगे, दिस इज योर होमवर्क एक्चुअली। तो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि P इक्वल टू दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन कैसे आया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने जहन में भर लो, ठीक है, बेहद आसान है। अभी हमें मैकेनिकल एनर्जी में 2 पार्ट पढ़ना है, काइनेटिक पढ़ना है और हमें इसके बाद में पढ़ना है पोटेंशियल। तो उस पर तो हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन इस पर हमें काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये टॉपिक जो है मैंने इसी साल ऐड किया है इस चीज़ को, इसका लिखा, इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। तुम्हारे बुक में भी है, एक बार JHS के एक लड़की के लास्ट ईयर में प्री बोर्ड में वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया, तो मैंने इस नोट्स में इंक्लूड नहीं किया था। तो उस टाइम पे उसने कहा कि सर इसको इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ये नाम की वजह से आ जाता है, काम की वजह से नहीं बल्कि नाम की वजह से आ जाता है। तो अपने नाम की वजह से ये हमेशा आया हुआ है, क्योंकि इसको सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या चीज़, ज़िंदगी में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, बता रहा हूँ क्या है, बेहद आसान सी चीज़ है। जैसे याद करो एक बात, शायद क्लास 9th में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, याद है, जिसमें इनिशियल एंड फाइनल लेना पड़ता था। बिल्कुल वही चीज़ है ये। इसमें क्या है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, एक फिर बॉडी फिर एक कुछ ना कुछ स्पीड गेन करेगा तो एक फाइनल उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। इट इज़ कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, नथिंग बट, है कि नहीं, क्या है ये, कुछ नहीं है। तो बेहद आसान है ये। तो चलो इसको दिखा देते हैं कैसे हो रहा है। तो ध्यान देखो, मैं पढ़ रहा हूँ पहले, लिखा है अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय अ फोर्स, ध्यान देना, बाय अ फोर्स, 2 बार हो गया क्या, बाय अ फोर्स, द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी
इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला, ध्यान सुनो फिर से। वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जो वर्क डन होता है किसी फोर्स के थ्रू किसी बॉडी पे जब लगाया जाता है तो वो जस्ट इक्विवेलेंट होता है इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसके एनर्जी? इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी मान लेते हैं कोई बॉडी हल्की सी मूव कर रही थी, ओके, हल्की सी बॉडी मूव कर रही थी, उसको हल्का सा और फोर्स लगा दिया तो उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का चेंज जितना होगा एक्चुअली उतना ही फोर्स लगाए। बड़ा आसान सी चीज़। जैसे अगर फिजेट स्पिनर की बात करें, एक बार फिजेट स्पिनर को हमने ऐसे पकड़ा, ऐसे घुमा दिया, वो नीचे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और जब हल्का होने लगा फिर मैंने एक बार उसको टैप कर दिया तो फिर घूमने लगा। तो पहले जो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी और उसके बाद फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आ गई, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही मेरा फोर्स होगा। कितना आसान है, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम, बेहद आसान है। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहिए, सॉल्व कर सकते हैं। इसका थ्योरम जो है मैंने इसको प्रूविंग कर लिया यहाँ पे, क्योंकि एक बार प्रूविंग पूछ लिया गया था जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया। तो ठीक है, इसमें आगे लिखा है लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u when a constant force F is applied on the body along the direction of the motion. It produces an acceleration and the velocity of the body changes from u to v, where v is the final velocity in moving a distance as. ठीक है, तो चलो इसमें दिखा देते हैं। इसमें चीज़ें बड़ा आसान सी है। जैसे फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं m/a से, फिर वर्क डन जो होता है f/s से करते हैं, और एक रिलेशन भी हम लोग जानते हैं v² इक्वल टू u² + 2s, बड़ी फेमस है। इसके बाद s की यहाँ s की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। देन फिर क्या काम करने जा रहे हैं पता है, हम लोग f की जो वैल्यू ऊपर निकाला था फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, और जो यहाँ पे थर्ड में निकाला उसको उठा के दोनों को सेकंड वाले पुट कर देंगे। जब पुट कर देंगे तो कुछ तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद में ma का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब ma का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी हाफ m बचेगा, फिर होगा v² - u², फिर दोनों को सेपरेट करके लिख देंगे तो ये हो गया हाफ m v²। इसको कहेंगे k फाइनल, इसको कहेंगे k इनिशियल। तो यहाँ पे जो k फाइनल और k इनिशियल है, इनिशियल था पहले और k f अब हो गया फोर्स लगाने के बाद में, और दोनों का डिफरेंस ये बताएगा कि हम कितना फोर्स लगाए थे। बेहद आसान है। तो लिखा 10 वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बेहद आसान सी चीज़ है, अगर एक बार तुम लोग देख लो तो समझ तुरंत आ जाएगा। तो फाइनली ये जो है ये इस तरह का फॉर्मेट गेन करेगा, w = ½ mv² - ½ mu², वेर u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड m इज द कॉमन फॉर बोथ द बॉडी, दैट इज मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये है, ये हमारा जितना भी बातें थी काइनेटिक एनर्जी की थी। अब जो हम थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ की, वो है पोटेंशियल एनर्जी की। बेहद आसान है ये। तो पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, जब कोई बॉडी जो है वो सिर्फ रुका हुआ है, कहीं पर रखा हुआ है, या उसकी पोजीशन चेंज होती है, यानी कि पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजिंग आती है, इसका मतलब उसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि जैसे मान लेते हैं अगर ये स्केल अगर स्टेबल पर रखा हुआ है तो अभी ये सरफेस, अर्थ सरफेस से ये ऊंचाई पर है, इसका मतलब कि इसके पास में कुछ एनर्जी तो होगी। अगर स्टेबल को मैं यहाँ पे जादू से उस गायब कर दूँ तो ये नीचे गिरेगा, और अगर मैं इसको ज़मीन पे रखूँ और उसके बाद में स्टेबल गायब करूँ तो समझ में आ जाएगा कि ये जो बॉडी है यहाँ से गिरेगा तो काफ़ी स्पीड के साथ में गिरेगा, और जब अगर सरफेस पे रहेगा तो कोई स्पीड ही नहीं रहेगी। मतलब कि अगर मान लो तुम्हारे सर पे जो फ़ैन टंगा हुआ है, ऊपर देखो ज़रा, अगर तुम्हारे सर पे जो फ़ैन टंगा हुआ है वो फ़ैन अगर उस ऊंचाई से गिरे, खोपड़े में गिरे तो खोपड़े की क्या हाल होगी। और यूँ सोचो कि अगर कोई हाथ में पकड़ा हो तुम्हारे सर के ऊपर तब छोड़े और तब तुम्हें चोट लगे तो तुम्हारे सर का क्या होगा। इसका मतलब जो जितना हाइट पे रहता है उसके पास उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब उस पोजीशन में चेंज ही होगी। एग्जांपल और भी है, जैसे मान लेते कोई पहाड़ पत्थर गिर रहा हो, सर पे गिर जाए क्या होगा, और मान लेते हैं किसी ने हल्का सा छुआ दिया सर पे, हल्का सा थोड़ा सा ऊँचा, हल्का सर से ऊपर रखा, छोड़ दिया पत्थर को, तो क्या होगा, तुम्हें चोट पहुँच जाएगी क्या, नहीं। तो इसका साफ मतलब है कि बॉडी जो भी कहीं पे भी होती है, इसी ये पृथ्वी पे खास तौर से कहीं पे भी कोई बॉडी किसी ऊंचाई पर है, इसका मतलब कि उसके पास में खुद का पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है। इसके दो तरह के टाइप्स हैं, जैसे पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन याद रखना, इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, नहीं दिया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल मैंने अभी कई दिया ना, तो मैं उसी में से कोई भी यूज़ कर लो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जी जितना हाई होगा उसी की वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी को खुद एनर्जी मिलेगा। उसके बाद में लिखा है बी वाला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या चीज़ है, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप। सही बात है, इससे अगर इलास्टिक अगर देख लिया जाए, इलास्टिक को खींचते हैं फिर छोड़ते हैं फिर वो अपने शेप में आ जाता है। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स,
और द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हुई। पहले छोटा सा था रबड़ बैंड, उसको बड़ा खींच लिया तो क्या हो गया, वो बड़ा हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटाया फिर से अपने साइज़ को रिगेन कर लिया। ऐसे समय में जो उसने अपना रिगेन किया है साइज़ को, उसने काम किया है। वो काम किया है तो इसका साफ मतलब है कि उसके अंदर में एनर्जी था, और वो एनर्जी कोई और नहीं था बल्कि पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल बड़ा अच्छा से लिया गया हुआ है। फिलहाल तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको याद रखना। इसका एग्जांपल बढ़िया है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल, जैसे कि एक स्ट्रेच्ड बो एंड एरो सिस्टम, और साथ में क्या है, एक स्ट्रेच्ड कैटapult है। तो अगर इन सबको देखा जाए तो जब हम कैटapult को पकड़ के खींचते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, इसके अंदर में आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी, देन फिर रिलीज़ करते हैं तो फिर कहाँ जाता है बॉडी, बहुत दूर जाता है बॉडी। तो इसको जो टोटली ना अगर मैथमेटिकल फॉर्म देना अगर चाहेंगे तो हम ऐसा ही दे सकते हैं। अभी मैंने सेकंड वाले पार्ट में जो वीडियो बनाया था ना, सेकंड वाला पार्ट में भी मैंने क्या बताया था, FGH बताया था ना, पहला एग्जांपल में यूज़ हुआ था। तो FGH बड़ा सिंपल सा है, इसको U से डिनोट करते हैं या फिर PE से डिनोट करते हैं, दैट्स इट। बेहद आसान है, कोई चीज़ गड़बड़ नहीं है, सही है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो सेकंड यूनिट वाला पार्ट जो है ख़त्म हो चुका है। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या काम करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर अच्छा लगेगा। और उसके बाद में न्यूमेरिकल भी करना है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी तरह की थ्योरेटिकल पार्ट की एक्सरसाइज है तुम्हारे कॉन्साइज बुक में, तो उन सबको कर लो, और जो ना आए पूछ लो, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आ रहा है समझ में, कोई कन्फ्यूजन है, किसी भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, कोई भी जगह पे तुम्हें दिक्कत आ रही है, कुछ भी एनीथिंग यू हैव, वो सब कुछ तुम पूछ सकती हो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ के, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप या कहीं पे भी बहुत ढेर सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे ही गिवन है, तो वहाँ से डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो ठीक है, हो सकता है कि मैं इस वीडियो का पार्ट 4 भी लाने वाला हूँ, तो पार्ट 4 भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो उसके लिए वेट करो और पढ़ते रहो, घर में रहो। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।